जिज्ञासा। हमें यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स को पहचानना है, क्योंकि ये पूरी स्टोरी उस कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर एक कांता देवी को देख रहे होंगे, ये जो है ये कांता देवी इनका नाम है, और ये घर के झाड़ू पोछा वगैरह लगाती हैं किन्हीं के यहाँ घर घर में जाकर। और दूसरा जो कैरेक्टर यहाँ पर है वो है सुजाता कुमारी, और इसका भी काम जो है दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा करना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, यही सब इसका काम है। अब चलते हैं हम लोग कि आखिरकार इन दोनों के बीच में क्या स्टोरी है। तो यहाँ पर आज इलेक्शन हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर कांता है और यहाँ पर सुजाता कुमारी है। ये दोनों आपस में दोस्त हैं और वोट देने के लिए यहाँ पर एक लाइन में खड़े हैं। तो कांता जो है, ये जो कांता है, ये सुजाता से बात करती है कि हम लोग जब वोट देते हैं तो सभी के सभी बराबर हैं इस देश में। और यहाँ तक कि ये भी देखो कि जो हमारे मालिक हैं जैन साहब, वो भी क्या हैं, पीछे लाइन में खड़े हैं हमारे साथ। ऐसा ये देखती है और महसूस करती है कांता देवी कि हम लोग अपने देश में सब बराबर है। नहीं तो कोई यहाँ पे साहब है, नहीं तो कोई यहाँ नौकर है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सब के सब हम लोग इक्वल हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर इस लाइन में खड़ा होकर कांता देवी ऐसा महसूस करती है। अब आगे क्या होता है, अब बारी आ जाती है कांता देवी की वोट डालने की। तो जो सुजाता है वो कहती है कांता से कि जाओ अब तुम्हारी बारी आ गई है। और उसके बाद कांता रूम के अंदर जाती है और वोट देने के लिए बटन दबाने लगती है। लेकिन उस समय उसके मन में ख्याल भी आता है कि वो बटन किसको दबाए। तो वो अपने दिमाग में सोचती है, या वो वोट किनको देना चाहती है, ये वोट उनको देना चाहती है जो इनके एरिया में पाइपलाइन बिछाने का प्रॉमिस किया है, क्योंकि इनके यहाँ पानी की काफी कमी है। तो ये उसी उम्मीदवार को वोट देना चाहती हैं जिन्होंने इन लोगों से प्रॉमिस किया है कि आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में हम लोग क्या करेंगे, पाइपलाइन देंगे ताकि आप पानी साफ सुथरा पी सकें। और इसके बाद वोट देने के बाद जो कांता देवी है और सुजाता कुमारी है, वो अपने घर के लिए रिटर्न होने शुरू हो जाते हैं। तभी जो कांता देवी की जो साहब होते हैं वो इसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं ठीक है, फिर बाद में मिलेंगे। और उसके बाद हाथ जोड़ते हुए जो कांता देवी है वो कहती है ठीक है सर, नमस्ते साहब जी। और उसके बाद वो अपने सहेली के साथ रोड के रास्ते अपने घर जाने लगती है। तभी कांता देवी जो है वो अपनी कुछ घरेलू बात जो है वो शेयर करती है, किससे, सुजाता से करती है। ये कहती है कि जो मेरी गुड़िया है उसको काफी ज्यादा बुखार आया हुआ है और उसे हॉस्पिटल ले जाना है, लेकिन मैं सबसे पहले क्या करूंगी कि साहब के घर जाऊंगी और वहां पे जितने भी काम काज पड़े हुए हैं सब खत्म कर दूंगी, और कुछ एडवांस लेकर मैं अपने बेटी को हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। अब ये ऐसा बातचीत करते करते अपने घर पहुंच जाती है। अब कांता जो है वो ग्लास में कुछ पीने के लिए लेकर जाती है अपनी बेटी के लिए और कहती है कि बेटी इसको आप पी लो, थोड़ा सा आप अच्छा महसूस करोगे, और मैं काम करके तब तक शाम को आती हूँ और उसके बाद तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलूंगी, ठीक है। ऐसा वो अपनी बेटी से बातचीत करती है। अब उसके बाद अब पहुंच जाती है, वहां से घर से निकल जाती है। तो घर से निकलती है तो अपने मोहल्ले में देखती है कि बहुत सारा गंदगी यहाँ पे पड़ा हुआ है। वो गंदगी देखकर वो थोड़ा सा झल्लाती है, सोचती है अपने अंदर कि कितना अजीब है, यही कारण हो सकता है कि गुड़िया जो है वो बीमार पड़ गई है, यहाँ के सारे लोग बीमार पड़ गए हैं, यहाँ कभी साफ सुथरा रहता ही नहीं है। इस तरह के मन में उस ख्याल जो है वो आ रहे हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखे कि साफ सुथरा रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अपने आसपास में सफाई को रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। सो एक अनएजुकेटेड वीमन जो है यहाँ पर एक अच्छी जो थॉट है वो अपने आप में करती है। सो आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि अब ये जो कांता है पहुंच जाती है अपने साहब के घर
और झाड़ू पोछा लगाना शुरू कर देती है। तभी जो वहाँ की मैम होती है वो मैम देखकर कांता देवी की तरफ कहती है कि ठीक से थोड़ा कोने में सफाई करना, वहां पे कुछ छूट गया है, यहाँ पे कुछ छूट गया है, इस तरह की चीजें वो कहने लगती है। उसके बाद सारा काम निपट कर कांता देवी जो है वो मेम साहब के पास जाती है और कहती है कि मुझे कुछ एडवांस चाहिए। तो उसकी जो मेम साहब है वो पैसे तो देती है कांता देवी को, लेकिन कुछ कहते हुए कि ठीक है ये तुम रखो एडवांस, लेकिन बार बार इस तरह से एडवांस मत मांगा करो, इसकी आदत मत रखो तुम। उसके बाद थोड़ा सा चेहरा अजीब सा बनाकर, थोड़ा सा मासूमियत दिखाकर जो कांता है वो जी मैडम कह के वो पैसे ले लेती है और शाम को फिर वहां से निकलकर अपने घर जाती है और अपनी बेटी गुड़िया को कंधे पे लेती है और हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती है। अब हॉस्पिटल के लिए जब निकलती है तो इसे एक लंबे लाइन का सामना करना पड़ता है, एक लंबे लाइन का सामना करना पड़ता है और अपनी बेटी से कहती है कि बस थोड़ा सा और कुछ मिनट, हम लोग बहुत ही जल्दी जाएंगे हॉस्पिटल के अंदर। मन ही मन जो कांता देवी है वो सोचती है कि वोट के टाइम पे जो जैन मैडम थे या जो जैन साहब थे वो सब तो एक लाइन में खड़े थे, लेकिन क्या वो अपने बच्चे के लिए जब उनका बच्चा बीमार होता तो क्या इसी तरह से लाइन में खड़े होते? ये सवाल कांता देवी के मन में झकझोर देता है। वो कुछ चीजें सोचना शुरू कर देती है, वो डाउट करना शुरू कर देती है कि क्या हम लोग इक्वल हैं? दोनों में डिफरेंसेस है, क्योंकि इस लाइन में खड़ा होना, अभी जो आप देख रहे हैं इस लाइन में खड़ा होना और इस लाइन में खड़ा होना, दोनों में काफी डिफरेंसेस है। यहाँ पर उसकी मेम साहब, उसके साहब सब एक ही लाइन में खड़े हैं, लेकिन हॉस्पिटल के लाइन के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी वैसा नहीं है। आखिरकार ऐसा क्यों? इसके मन में इस तरह का विचार क्यों आ रहा है? तो क्या ये इक्वलिटी है? क्या यहाँ पर सबको इक्वल राइट मिले हुए हैं? तो ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए हम इस सवाल का जवाब पता लगाते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखते हैं इक्वल राइट टू वोट। हमारे देश में जो भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, वो वोट देने का अधिकार रखता है। वो अपने देश में एक वोट देने का अधिकार रखता है। वो उसकी राइट है जिससे कोई नहीं छीन सकता है। सो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया कि इक्वल राइट टू वोट, यानी सबको समान अधिकार दिया गया है। ऐसा नहीं है कि वोट देने के लिए आपको बहुत अमीर होना पड़ेगा या वोट देना होगा तो वही सिर्फ गरीब लोग दे सकते हैं या बहुत पढ़े लिखे लोग दे सकते हैं या बहुत ही वीआईपी टाइप के लोग दे सकते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे देश में क्या है कि सबको इक्वल अधिकार है कि वो वोट दे। और वोट देने की कंडीशन हमारे देश में क्या है? हमारे देश में जो वोट देने की कंडीशन है वो है कि उस व्यक्ति का, जो मेल हो या फीमेल हो, उसका जो एज होना चाहिए वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए। और जो भी 18 साल से ऊपर एज के हैं वो वोट दे सकते हैं। और इसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हम किसे कहेंगे, ये बात आप लोग समझ चुके होंगे। अब आपको इस सवाल का जवाब पता लगाकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि जो हमारा डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी में जो हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइए। आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है वाल्मीकि और ये एक दलित राइटर हैं और इनकी किताब एक आप
पढ़ सकते हैं, जो कि किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे आपको ये मिल जाएगा, जिस किताब का नाम है जूठन। इन्होंने अपनी किताब में अपनी जीवनी के बारे में कुछ इस तरह से बयां किया है। जब ये तकरीबन 4th क्लास में थे तो उस समय इनको बैठने के लिए जगह नहीं मिलता था और इनको सबसे लास्ट में बैठाया जाता था। जब इन्हें सबसे लास्ट में बैठाया जाता था तो इनके लिए इनकी चटाई कम पड़ जाती थी। और यही नहीं, जो इनके मास्टर होते थे वो भेज देते थे ग्राउंड को साफ करने के लिए, कभी स्कूल को साफ करने के लिए, और बाकी बच्चे बैठ कर पढ़ते रहते थे और इन्हें ग्राउंड साफ करने के लिए भेज दिए। इनका पूरा चेहरा धूल से भर गया, मुंह के अंदर मिट्टी चली गई, धूलकण चला गया। और ये जब देखते थे खिड़कियों की तरफ या दरवाजे की तरफ तो छुप छुप कर कुछ इसके सहपाठी, कुछ इसके मित्र, कुछ टीचर्स देखकर बस आंखें जो है वो सभी कोई मूंद लेते थे, कोई कुछ कहते नहीं थे। और इस तरह से ये बराबर झाड़ू लगाते रहे ग्राउंड पे, स्कूलों पे, और ये सिलसिला चलता रहा। और ये तब तक चलता रहा जब तक कि इसके पिताजी वहां पे नहीं आए। उनके पिताजी जब उस रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनका लड़का जो है वो पढ़ाई करने के बजाय स्कूल के ग्राउंड को साफ कर रहा है, स्कूल को साफ कर रहा है। तभी वो जाते हैं अपने बच्चे के पास और अब वाल्मीकि का हाथ पकड़ते हुए वहां से साहसपूर्वक लोगों को बताते हुए कि सिर्फ यही बच्चा नहीं है, और भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आएंगे और ये पढ़ना नहीं छोड़ेगा। और ये कहकर अपने बच्चे को साथ लेकर चले जाते हैं। तो इस अगर पूरे स्टोरी को आप देखें कि यहाँ पे जो वाल्मीकि हैं, इन्हीं के साथ ऐसा क्यों हुआ, अदर बच्चों के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। वहां के जो शिक्षक थे, वहां के जो टीचर्स थे, वो भी देख रहे हैं कि ये काम कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन वो नहीं कह रहे हैं कि अब जाओ तुम भी कुछ पढ़ो। यहां पर इक्वलिटी नहीं है। सारे बच्चे अगर झाड़ू मारते तो कहते कि इक्वलिटी था, सारे बच्चे अगर स्कूल साफ करते तो कहते कि इक्वलिटी था, लेकिन किसी एक को ही टारगेट क्यों किया गया। तो कहीं ना कहीं एक बात निकल के सामने आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो वाल्मीकि थे वो दलित समाज से बिलोंग करते थे, इसीलिए इनके साथ भेदभाव हुआ। दलित शब्द का मतलब होता है कि दलित शब्द एक बयां करता है कि बहुत वर्षों पहले उनके साथ भेदभाव होता आया और अभी भी हो रहा है। तो ऐसे चीज को बयां करने के लिए एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं दलित, और कहीं ना कहीं नीच जाति जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यही कारण था, एक जातिवाद का जो कारण था, जो कास्टिज्म हो रहा था, इसके कारण वाल्मीकि को झाड़ू लगाने के लिए ग्राउंड में भेजा जाता था, उनको स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। तो क्या यहां पर इक्वलिटी की आवश्यकता नहीं है? उसी तरह से एक और स्टोरी अगर हम लोग देखें तो वो स्टोरी एक्चुअली अंसारी दंपति का है। इसमें श्रीमान और श्रीमती अंसारी जी एक बड़े शहर में जाते हैं और वो पैसे वाले होते हैं, तो वो उन्हें रूम की आवश्यकता होती है। तो एक जो ब्रोकर होते हैं उनको वो पकड़ते हैं और कहते हैं कि मुझे कहीं पर भी इस शहर में आप रूम दिला दो। तो ब्रोकर जो है वो लेके जाता है कि किन्हीं एक जगह पे लेके जाता है और कहता है कि देखिए ये श्रीमान और श्रीमती अंसारी जी हैं, इनको रूम की आवश्यकता है। और वो पैसे देना भी चाहते थे जितना वो पैसा डिमांड करते हैं, लेकिन जैसी वो जो मालकिन है वो जैसी सुनी कि ये अंसारी है, मतलब श्रीमान और श्रीमती अंसारी हैं, तो वो तुरंत रिजेक्ट कर दी कि रूम हमारे यहाँ खाली नहीं है
और यहाँ पर मांस मछली खाने वाले लोगों को हम लोग नहीं रूम देते हैं। अजीब तब लगा अंसारी को क्योंकि उनके ही पड़ोस से मछली की गंध आ रही थी। तो कहीं ना कहीं उनको ये एहसास कराया गया कि हम ऐसे कास्टिज्म से बिलोंग करते हैं जिसके कारण वो अपने घर में हमें रूम किराया नहीं देना चाहते। उसके बाद जो उनका ब्रोकर था उन्होंने कहा कि श्रीमान और श्रीमती अंसारी जी, आप ऐसा कीजिए, आप अपने इस टाइटल को हटा के श्रीमान और श्रीमती कुमार रख दीजिए। लेकिन अंसारी इस बात से सहमत नहीं होता है और वो तकरीबन 1 महीना तक रूम ढूंढते रहते हैं और 1 महीने के बाद उन दोनों को रूम मिलता है। अब आप सोच सकते हैं कि इन पूरे दोनों स्टोरी में क्या हो रहा है, ये किन के शिकार हो रहे हैं। ये शिकार हो रहे हैं कास्टिज्म के। अगर वाल्मीकि झाड़ू फील्ड में लगा रहे हैं या स्कूल में लगा रहे हैं तो किस कारण से? क्या इनके पास टैलेंट नहीं था? है, लेकिन क्योंकि ये दलित समाज से बिलोंग करते थे। अंसारी को रूम क्यों नहीं मिला जबकि वो पैसे वाले थे, वो उतना किराया पे कर सकते थे, लेकिन उन्हें रूम क्यों नहीं मिला? क्योंकि वहां पर भी कास्टिज्म है, वहां पर भी कहीं ना कहीं जातिवाद के नाम पर बांटा गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इनइक्वलिटी दिखाई देता है। सो भारत में यहाँ पर एक प्रावधान भी बनाया गया कि इस तरह का जो असमानता है वो नहीं होनी चाहिए, सबको समान नजर से आपको देखना चाहिए, सबके लिए बराबर हक होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, किसी भी जाति का हो। तो इस तरह के चीजों में भी इक्वलिटी की आवश्यकता है। सो बहरहाल आप इस पे क्या सोचते हैं? तो एक प्रश्न है, उस सवाल का जवाब आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किन तरीकों से ओम प्रकाश वाल्मीकि और जो अंसारी हैं ये दोनों एक ही तरह के सिचुएशन को डील करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं। किन किन तरीके से, आप इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइए। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि जो भी लोग हैं उनको ये हक है कि वो सम्मान पूर्वक जीवन अपना जी सकते हैं, कोई उनके रिस्पेक्ट को क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, सबको अपना अपना रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने के लिए यहाँ पर स्वतंत्र हैं। तो इसी को हम कहते हैं डिग्निटी, यानी दिस रिफर्स टू थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सन्स एज वर्थ ऑफ रिस्पेक्ट। चलिए इसको हम लोग कुछ स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक दीवार पिक्चर की कुछ सीन्स हैं जिसको आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। यहाँ पर एक बच्चा है और ये बूट पॉलिश करता है। 2 आदमी आते हैं और कहते हैं कि इस तरह से पाँव रख देते हैं और कहते हैं बूट मेरा साफ करो। तो बच्चा बूट साफ कर देता है और साफ करने के बाद पैसे मांगता है। तो ये जो आदमी है ये पैसा फेंक कर देता है। तो जैसे ही पैसा फेंक कर देता है तो ये बच्चा खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं लेता। क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि इसको लगता है कि मेरे काम का रिस्पेक्ट ही मुझे नहीं मिला। तो इस बात से वो क्रोधित हो जाता है। तो बाद में फिर ये आदमी कहता है कि ठीक है, इस बच्चों को आप पैसा उठा के दे दो। तो ये आदमी फिर क्या करता है, पैसे उठाकर इस बच्चे को दे देता है। तो अब यहाँ पर एक चीज समझना है कि ये इसका विरोध प्रकट करता है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि इसकी गरिमा को चोट पहुंचाया गया है, इसके काम को सम्मान नहीं मिला है। तो क्या ये बहुत ही इसका जो बैकग्राउंड है वो नीचे है, यानी कि बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है इसलिए इस तरह से भेदभाव कर रहा है, या फिर कहीं और समाज से ये बिलोंग करता है इसलिए इसके साथ इस तरह से भेदभाव हो रहा है? तो इस तरह की जो सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, ठीक है, तो इसमें हम लोग जो देख रहे हैं कि ये जो लड़का है वो कहीं ना कहीं क्रोधित हो जाता है, क्योंकि इसे महसूस होता है कि
इसका जो काम है उस काम का रिस्पेक्ट इसे नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ही अगर हम लोग वाल्मीकि के कुछ केस में भी देखें तो वहाँ पर भी आपको लगेगा कि वाल्मीकि के गरिमा को चोट पहुँचाया गया है क्योंकि वो दलित समाज से बिलोंग करते थे। ठीक उसी तरह से जो दंपति अंसारी थे उनको भी नाम बदलने के लिए कहा गया, उनको रूम नहीं मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं उनके भी गरिमा को चोट पहुंचाता है। तो यहाँ पर हमारे देश में कानून बनाया गया कि सबको इक्वल राइट है कि वो अपना सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। तो प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं कि वो किस जाति से बिलोंग करता है, किस एरिया से बिलोंग करता है, वो कहाँ का रहने वाला है, या फिर वो मेल है कि फीमेल है, पिछड़ा जाति है, अमीर है, गरीब है। आप इसके आधार पर उसके साथ शोषण नहीं कर सकते, उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ऐसा हमारा कानून जो है, इसके लिए कानून बनाया गया और कानून इन सब चीज़ों के लिए कहता है कि यहाँ पर भारत में जितने भी लोग हैं उन सब के लिए कानून जो है इक्वल है। जो राष्ट्रपति के लिए कानून लागू होते हैं वही कानून एक आम आदमी के लिए भी लागू होता है। जैसे कि हम लोग इस स्टोरी में जान चुके हैं कि जो नौकरानी है, चाहे वो झाड़ू मारने वाली हो या फिर राष्ट्रपति हो, उन दोनों का जो कानून है वो समान है, यानी कि दोनों का जो लॉ है वो इक्वल है, दोनों के लिए बराबर ट्रीटमेंट होंगी। तो ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखता है। आप किसी के रिलीजन के आधार पर, जाति के आधार पे, उसके जन्म स्थान के आधार पर या मेल फीमेल के नाम पर आप उसको भेदभाव नहीं कर सकते, आप उसकी गरिमा को चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ऐसा अब लिखित तौर पे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजंस जो है वो बना दिए गए हैं। हर आदमी को पब्लिक प्लेस में जाने का परमिशन है, कोई उसे रोक नहीं सकता है, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, होटल्स हो, शॉप हो, मार्केट हो या कुआं हो, रोड हो, इस तरह का जो भी है वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जा सकता है, उसको कोई भी किसी प्रकार का रोक टोक वहाँ पे नहीं है, क्योंकि कानून के नज़र में सभी लोग, चाहे अमीर हो, गरीब हो, ऊंची जाति के हो, नीची जाति के हो, मेल हो, फीमेल हो, किसी भी तरह का कोई भी वर्ग का हो, उन सब को समान अधिकार मिला है कि आप जैसे बड़े लोग अपने आप को कर सकते हैं, कहीं पे जा सकते हैं, जो कानून उनके लिए है वही कानून एक छोटे लोगों के लिए भी है। तो इस तरह से कानून इक्वलिटी पे फोकस करता है कि सबके लिए बराबर कानून जो है वो लागू किया गया है। आपको इस सवाल का जवाब देना है, What do you understand by the term all persons are equal before the law? Why do you think it is important in a democracy? इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो इक्वलिटी का जो मुद्दा है वो सिर्फ हमारे ही देश में है, बल्कि ऐसे और भी देश हैं जहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, वहाँ पर भी इस तरह की मुद्दाएं जो हैं वो चलती रहती हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक कुछ देखेंगे। एक रोजा पार्क्स करके एक लेडीज थी जो कि अफ्रीकन की रहने वाली थी, और क्योंकि इनके जो पूर्वज थे वो गुलाम हो गए थे अमेरिका के, तो इस तरह से ये जो है ये कहलाते हैं अफ्रीकन अमेरिकन, यानी कि मूल इनके जो पूर्वज थे वो तो अफ्रीका के थे, लेकिन क्योंकि गुलाम बनाए जा चुके थे तो वो अमेरिका में ही रस बस गए, तो उनके संतान जो हुए वो बड़े हो गए, फिर वहीं पे रहने लगे। तो ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं अफ्रीकन अमेरिकन। तो जो रोजा पार्क्स जो वीमन थी वो काम करके काफी थक हार के बस पे बैठी और सीट पे बैठी हुई थी। तभी एक गोरा व्यक्ति वहां पर आता और उसे उठने के लिए कहता है, और ये जो रोजा पार्क्स है वो मना कर देती है कि मैं सीट नहीं खाली करूंगी, और इसी में काफी ज्यादा बहसा-बहसी होती हैं और सिचुएशन पूरी तरह से बदल जाता है। तभी से क्या होता है कि एक मूवमेंट चालू होता है जिसको हम कहते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट। तो सिविल राइट्स मूवमेंट्स जो है वो उसकी शुरुआत हो जाती है। इस मूवमेंट को कहाँ शुरू किया गया था? यूएसए में, जो कि 1950s में ये शुरू हुआ था, जिसमें
डिमांड था कि जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग वहाँ पर हैं उनको इक्वल राइट्स मिले। आप उनको रेशियल के आधार पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, उनको इक्वलिटी का दर्जा मिलना चाहिए। उनके बच्चों के साथ भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो अफ्रीकन अमेरिकन के जो बच्चे थे उनके लिए एक स्पेशल स्कूल बनाया गया था जिसमें वो सिर्फ जा सकते थे, बाकी अदर स्कूल में नहीं जा सकते थे। तो इसका भी विरोध किया गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे बच्चे के लिए सारे स्कूल खोल देने चाहिए। और इस तरह का जो बर्ताव है रंग के आधार पे, चमड़ी के आधार पर या किसी के राष्ट्र के आधार पर, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इसकी डिमांड जो है वो सिविल राइट्स मूवमेंट में रखी गई थी, जो कि 1950 में ये यूएसए में हुआ था, शुरुआत इस मूवमेंट की हुई थी। और फिर जो वहाँ की सरकार है उन्होंने इनके डिमांड को पूरा भी किया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें बताती हैं कि ये जो इक्वलिटी इश्यूज हैं वो अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी बनी होती हैं।